हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम कार्बोनेटेड कंपाउंड के इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। इससे पहले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका सॉल्यूशन हम अपनी दूसरी वीडियो में डाल चुके हैं। तो पेज नंबर 61 से है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनाना है हमें किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए कैसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर। कार्बन एक है, दो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 लिख दिए हमने इस तरह से। और जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। 2, इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं, ग्रीन कलर से। 2, 4 और 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके हैं, दूसरे ऑक्सीजन एटम के, 2, 4 और 6। तो यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं ऑक्सीजन के। और कार्बन के चेक कीजिए, 4 तो हमारे कहाँ से थे, कार्बन से ही थे। और जो बाकी बचे हैं हमारे पास 4, ये 2 एक ऑक्सीजन से हैं और 2 हमारे एक ऑक्सीजन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो किस तरह का बॉन्ड आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे कितने पेयर होंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, एक ऑक्सीजन पे 2 पेयर होंगे और दूसरे ऑक्सीजन पे भी कितने पेयर होंगे हमारे पास, 2 पेयर। और ये आपको नज़र भी आ रहा है स्ट्रक्चर बना हुआ नीचे हमारा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल का हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए सल्फर मॉलिक्यूल में क्या होता है, 8 सल्फर के जो एटम्स है वो जुड़े होंगे। कितने सल्फर एटम, 8 सल्फर एटम। तो देखिए आपके ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 सल्फर के एटम जुड़े हुए हैं। और हर सल्फर की देखिए, अगर वैलेंसी की बात करें हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। कितना है सल्फर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे, 16। तो देखिए यहाँ पे 16 है, S16 है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें KLM शेल्स में तो 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में और बाकी बचे हमारे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हर सल्फर के साथ आपको 6 डॉट नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, 2 डॉट आपके ऊपर है, 2 डॉट आपके नीचे है, 1 डॉट साइड में है और दूसरा डॉट आपके साइड में है। तो टोटल कितने डॉट्स हैं यहाँ पे, 6 डॉट। और ये 6 डॉट क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो हर सल्फर के बीच में कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड बनता कब है, जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। किस किस के बीच में शेयरिंग हो रही है, इस सल्फर के और इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। दूसरा इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दूसरे सल्फर का यहाँ से। तो इस तरह से अगर हम सिंपली बात करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना है हमारा, S8 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है। टोटल हमारे कितने मोलिक्यूल हैं सल्फर के, 8 मोलिक्यूल हैं, 6, 7, 8, इस तरह से S8 है हमारे। तो 8 मोलिक्यूल्स बनाने हैं आपको यहाँ पे। और हर किसी के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाना है आपको, कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे आप। और हर किसी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर। हर सल्फर के साथ 2 पेयर दिखा दीजिए, 2 पेयर हैं यहाँ पे। हर सल्फर के साथ कितने हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर, यहाँ पे 2 पेयर। तो इस तरह से हो गया आपका ये स्ट्रक्चर S8। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू हैव ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो देखिए कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। सबसे पहले पेंटेन में यहाँ पे 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो इसको हम बोल लेंगे N पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन है, ये स्ट्रेट चेन में पेंटेन है हमारे पास, N पेंटेन। लेकिन आइसोमर्स की पहले डेफिनेशन सुनिए क्या होती है, जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। अगर यहाँ पे हम काउंट करें, कार्बन है हमारे पास 5 और हाइड्रोजन है हमारे पास 12। जितने भी आइसोमर्स हैं हमारे पास पेंटेन के, जैसे कि ये है और ये है, अगर तीनों को ही हम चेक करते हैं तो कार्बन के नंबर 5 है हमारे पास और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 12 हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर तो क्या हो, अलग अलग हो। देखिए हर कोई अलग दिख रहा है आपको, ये अलग है स्ट्रक्चर में, ये अलग है और ये अलग है। स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स ड्रॉ कैसे करने हैं आपको, तो देखिए जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट में तो आपको क्या करना है, सिंपल 5 कार्बन्स लगाने हैं और हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जो आपका सेकेंड कार्बन है उस सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन लगा दीजिए।
सेकंड कार्बन पे आपको क्या लगाना है, एक कार्बन लगाना है। और जो नेक्स्ट आइसोमर है पेंटेन का, सेकंड कार्बन पे आपको कितने कार्बन लगाने हैं, 2 कार्बन लगाने हैं। तो ये भी आपका पेंटेन का आइसोमर है, ये भी आपका क्या है, पेंटेन का आइसोमर। फॉर्मूला सेम रहेगा वही C5H12, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अगर हम इसको नाम दें सेकंड कंपाउंड को तो ये होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, थर्ड को नाम दें 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। अलग अलग कंपाउंड्स हैं ये, लेकिन फॉर्मूला क्या है इनका, सेम है। इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तो 2 प्रॉपर्टी है, एक तो है आपकी कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावैलेंस। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करने की। जहाँ पे देखिए अब कितने कार्बन एटम जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ, 4 कार्बन एटम। तो इसी तरह से कितने भी कार्बन एटम जुड़ सकते हैं। तो ये एबिलिटी है कार्बन की अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डिंग करने की, और इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। जैसे भी हमने सल्फर का मॉलिक्यूल किया था एसिड, तो वहाँ पे कितने एटम जुड़े हुए हैं, सल्फर के 8। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर के अंदर भी होती है, लेकिन कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो क्या है, बहुत लंबे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती है। सल्फर में तो मैक्सिमम कितने जुड़े हैं, 8 जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन में तो C60 C80 मतलब काफ़ी सारे जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के लंबे लंबे हमारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के अंदर क्या है, कार्बन के अंदर कितने वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये बॉन्डिंग कर सकता है 4 अदर एटम्स के साथ, 4 दूसरे एटम के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, कार्बन ने यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली है क्लोरीन से, यहाँ पे कर ली है हाइड्रोजन से, ठीक है, यहाँ पे कर ली है यहाँ पे फ्लोरीन से, यहाँ पे दिखा दी हमने ब्रोमीन से। तो कार्बन की एबिलिटी है, 4 जगह पे इसने बॉन्ड बना रखे, एक क्लोरीन से है, एक फ्लोरीन से, एक हाइड्रोजन से, एक ब्रोमीन से। हो सकता है ये चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से भी हो जाए, क्लोरीन से भी हो सकते हैं, 2 साइड क्लोरीन से तो 2 साइड हाइड्रोजन से हो सकते हैं, लेकिन कार्बन की एबिलिटी है कि ये 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंस, जिसकी वजह से क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको साइक्लोपेंटेन का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या होगा, कितने कार्बन होंगे आपके टोटल, पेंटेन है तो 5 कार्बन होंगे। यहाँ पे आप चेक कीजिए टोटल कितने कार्बन है, 5, और हर कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा यूज हो गया है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बॉन्डिंग करने में, एक इस कार्बन से बॉन्डिंग करने में। हर कार्बन के 2-2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे यूज हो गए हैं, कार्बन से बॉन्डिंग करने में। देखिए अब उसके बाद क्या है, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके कार्बन के, वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने में। और जो आपको एक क्रॉस मार्क दिखा रखा है ये क्या है, आपके हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चारों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 तो कार्बन से बॉन्डिंग में, 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग में। तो इस तरह से ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है कार्बन का, और जो हाइड्रोजन है उन सभी के क्या हो गए हैं, डबलेट कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पे डबलेट कंप्लीट है हर हाइड्रोजन के। तो सिंपली ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, साइक्लो। अगर बनाना है सिंपल आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, 5 कार्बन दिखाने हैं आपको, और सिंपल यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए, हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोपेंटेन का, साइक्लिक फॉर्म में है और 5 कार्बन जुड़े हुए हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड ये किसका नाम है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो CH3COOH ये इसका फॉर्मूला हो गया इथेनोइक एसिड का। और इसका जो हमारा डायग्राम होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो कैसे बनाया जाएगा, ये सामने बना हुआ आपके CH3 हो गया आपका ये COOH। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का, इथेनोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन में क्या करना है आपको, ब्रोमीन को आपको लगाना है किसके साथ, 5 कार्बन की अरेंजमेंट के अंदर। तो देखिए 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। आप कहीं और पोजीशन पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन है, ये भी ब्रोमोपेंटेन है, यहाँ पे भी आप ब्रोमीन लगा सकते हो। तो ये तीनों आइसोमर्स हैं हमारे ब्रोमीन के। तो इसका नाम क्या है, ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन है और हर कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर है ये आपका ब्यूटेनॉन, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल यहाँ पे कार्बन है 4, और 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, और जो आपका कीटोन ग्रुप है वो साइड में नहीं लगता, वो आपका एक कार्बन छोड़ के दोनों साइड से कहीं पे भी लगा सकते हो आप, तो इसका नाम क्या आपका ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है आपका हेक्सेनल है आपका ये हेक्सेनल। हेक्सेनल में कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप है, अल कौन सा होता है आपका, एल्डिहाइड। तो COOH आपका ग्रुप है एल्डिहाइड, और टोटल कार्बन कितने कंप्लीट करने हैं इसमें आपको 6 कार्बन। तो देखिए 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कंप्लीट है और एल्डिहाइड ग्रुप आपका लगा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द कंपाउंड। आपको इन कंपाउंड्स के नाम बताने हैं, तो नाम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम कार्बन काउंट करेंगे 1 2। कितने कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईथ। हर कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, 2 ही कार्बन है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एन। और यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, और हैलोजन का नाम हम पहले लिखते हैं ब्रोमो। तो क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, ब्रोमो इथेन। क्या नाम है, ब्रोमो इथेन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपके पास, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीथ। और एक ही कार्बन है तो बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल ही होगा, एन। फंक्शनल ग्रुप देखिए CHO, एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए क्या लगाया जाता है, अल। तो नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, मिथेनल। क्या नाम है, मिथेनल। नेक्स्ट देखिए, ये एल्काइन है आपकी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन काउंट कर लीजिए, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स आपकी हेक्स, और उसके बाद बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन। क्या नाम हो गया आपके इस कंपाउंड का, हेक्साइन। सॉल्यूशन में देखिए आपको ये नाम दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपकी, इसमें क्या है, रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल से जो इथेनोइक एसिड बनता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर 2 ऑक्सीजन है और हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर 1 ही ऑक्सीजन है, तो किसका एडिशन हुआ है, किसका एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। और जो ये ऑक्सीजन है आता कहाँ से है, एक तो होगा आपका पोटाशियम परमैंगनेट, जिसमें आपकी बुक में गिवन है ये आपका KMnO4, ये होगा आपका एसिड, ये है आपका एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, और दूसरा है आपका K2Cr2O7, इसको पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ये है आपका एसिडिफाइड। मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए चाहे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो और आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो ऊपर वाला मैंने लिखा है इसका नाम क्या है, ये है आपका एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, और जो नीचे लिखा है ये है आपका एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस रिएक्शन को करवाएंगे। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए इथाइन का जो मिक्सचर है उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। ऐसा क्या है कि इथाइन और एयर को, मतलब ऑक्सीजन की प्लेस पे हम एयर क्यों यूज़ नहीं करते, ये बताया गया है। तो ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इथाइन इज बर्न्ड इन एयर, जब इथाइन को एयर में बर्न किया जाएगा तो सूटी फ्लेम आएगी, और सूटी फ्लेम का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है हमारे इथाइन का। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसका कंप्लीट कंबशन हो, उसकी डायरेक्ट रिएक्शन एयर से नहीं ऑक्सीजन से करवा दी जाती है, क्योंकि एयर के अंदर तो क्या है और भी गैसेज है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन अगर प्रॉपर हम ऑक्सीजन से ही करवाएंगे तो हमारे पास फ्लेम कैसी आएगी, क्लीन फ्लेम। और जो टेम्परेचर होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3000 डिग्री सेल्सियस। क्यों इतना टेम्परेचर क्यों आया हमारे पास, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हुआ है इथाइन का। यहाँ पे जो हमारे पास फ्लेम है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिटाइलिन फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन वाली फ्लेम यूज़, मतलब ऑक्सीजन यूज़ किया गया प्रॉपरली। एसिटाइलिन जो इथाइन यूज़ की है उसको हम एसिटाइल भी बोलते हैं, तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम, ऑक्सो एसिटाइलिन फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग।
अगर इस रिएक्शन को हम एयर की प्रेजेंस में करते, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते, तो हमें इतना हाई टेम्परेचर नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये हमारी जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में की जाती है, ना कि एयर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 74 से है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एल्कोहल का नेचर होता है न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम ही है, एसिडिक नेचर है। और जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। जब भी इसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक हो या कोई भी एसिड हो, अगर हम रिएक्शन एसिड की किससे करवा दें, मेटल कार्बोनेट से करवा दें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा दें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो क्या करती है, यहाँ पे हमारे जो CO2 की वजह से जो लाइम वाटर होगा हमारा, उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी आ जाएगी, मिल्की आ जाएगी। देखिए कौन सी गैस निकली हमें तो नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, लाइम वाटर के अंदर वो गैस पास करवाते हैं, और लाइम वाटर का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से मिल्की हो जाएगा जब CO2 उसके अंदर पास की जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि जो एसिड है वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम सेम रिएक्शन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्लेस पे अगर हम अल्कोहल यूज़ करें और उसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, एक्चुअली कोई रिएक्शन ही नहीं होगी हमारी वहाँ पे। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली, अगर हमें कोई दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक एसिड दिया गया है कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल दिया गया है, तो हम एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन करवा के मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करवाने का काम करते हैं दूसरे सब्सटेंस से। जैसे कि अभी हमने लिखा था पीछे, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे थे ना हमने, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड, देखिए ऑक्सीजन है ना इनके अंदर, 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम है, तो करते क्या है, ये ऑक्सीजन को ऐड करवाने का काम करते हैं। जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो कैसा यूज़ किया जाता है, बेसिक नेचर में, मतलब एल्केलाइन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसको किसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, एसिड के साथ। तो ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। क्या आप डिटर्जेंट का यूज़ करके बता सकते हैं कि वाटर हार्ड है या नहीं है। तो देखिए डिटर्जेंट, तो वाटर कैसा भी हो, आपका हार्ड हो या आपका वाटर सॉफ्ट हो, उनके साथ ही आपके फोम फॉर्मेशन कर देंगे, झाग बना देंगे उनके साथ। तो डिटर्जेंट का यूज़ करके हम हार्डनेस वाटर की नहीं पता लगा सकते। ये अगर आपको पता लगानी है तो इसके लिए आपको यूज़ करना है सोप्स। तो पहले यहाँ पे डिटर्जेंट की डेफिनेशन बताई गई है, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप तो क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या होते हैं, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी सोप के सोडियम और पोटाशियम आयन हट के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन लग जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन लग जाते हैं, तो तब हमारा क्या बनता है, वहाँ पे सोप की जगह पे क्या बन जाता है, सिकम। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, C17H35COONA, ये सोप है हमारे पास। अगर यहाँ से सोडियम हट के क्या आ जाए, कैल्शियम आ जाए हार्ड वाटर से, या फिर मैग्नीशियम आ जाए, तो ये दोनों इसके प्लेस पे अगर लग जाएंगे, कैल्शियम लगे या मैग्नीशियम लगे, तो अब आपका ये सोप की जगह पे क्या बन चुका है, सिकम बन चुका है। क्या बन चुका है, सिकम बन चुका है। तो सिकम बनने से हमें पता चल जाएगा कि वाटर हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। और जो आपके डिटर्जेंट है, क्योंकि वो तो अपने जो सल्फेट सॉल्ट है या अमोनियम आयन है उनको कार्बन के जो हार्ड वाटर है उसके कैल्शियम से और मैग्नीशियम से रिप्लेस नहीं करेंगे, इसलिए डिटर्जेंट का यूज़ करके हम वाटर की हार्डनेस को नहीं बता सकते। People use a variety of method to wash clothes usually adding the soap. They beat the cloth on a stone, beat it with a paddle, scrub with a brush, or mixture is agiated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean cloth? देखिए क्या किया जाता है, कपड़ों को जैसे हमने मान लिया साबुन तो लगा दिया है, ठीक है, वॉशिंग करते टाइम पे, फिर हम क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद उसको बीट करते हैं, मशीन के अंदर घुमा देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, हम ब्रश से उसको रगड़ते हैं,
तो ये सारा काम क्यों किया जाता है कपड़ों के साथ। देखिए जो हमारे सोप्स हैं उनके दो पार्ट होते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ इसका। सोप के दो पार्ट हैं, एक पोलर नेचर है और एक आपका नॉन पोलर नेचर है। जो पोलर वाला एंड है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो टेल वाला पार्ट है, ये जो कपड़ों के अंदर डर्ट है, डस्ट है, ऑयल है, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और मिजेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। और वो मिजेल्स है वो कोलोइडल की फॉर्म बना लेते हैं, कोलोइड्स बना लेते हैं। और जिसकी वजह से जब उसको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं या ब्रश उसके कपड़ों के ऊपर यूज़ करते हैं, तो वो पानी के साथ बह के कहाँ निकल जाते हैं, पानी के साथ बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़ों को पीटना या एगिटेशन करना क्या है, ज़रूरी है। अगर हम मिजेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो मिजेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, देखिए ये आपका डर्ट और डस्ट पार्टिकल है जो कि कपड़ों के अंदर है। इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, आपके सोप पार्टिकल्स बॉन्डिंग कर लेंगे। ये जो मैंने अभी आपको पिंक कलर से शो किया है, ये क्या है, आपके सोप पार्टिकल्स। और जो बीच में आपको जो ग्रीन कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपके कपड़े के अंदर की जो गंदगी है, डर्ट डस्ट है। तो ये इकट्ठे जो ग्रीन और जो आपको पिंक कलर मैंने बना के दिखाया है, इस इकट्ठे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को मिजेल्स। क्या बोलते हैं इसको, मिजेल्स।